हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के चैप्टर ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। क्या मास और वेट एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग दो क्वांटिटीज़ हैं? इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मेरा नाम गौरव सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला टर्म होगा बच्चों आज का, डेट विल बी मास। अरे सर मास क्या है? मास तो मेरे पास भी है ना, इतना सारा भर भर के मास है। तो ये वो मास नहीं है, ये मास है कि किसी भी बॉडी में जो भी मैटर की क्वांटिटी होती है, किसी भी मैटर में जो मैटर की क्वांटिटी होती है वो होता है उस बॉडी का मास। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में ये जो मैटर लगा हुआ है इसकी जो क्वांटिटी है वो है मास। ठीक है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है किसी बॉडी की, जिसे हम मास के रूप में पहचानते हैं कि बॉडी में जितना मैटर लगा हुआ है, जो इस बॉडी में मैटर की क्वांटिटी है उसे हमने क्या नाम दिया? मास। तो मास की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बोल रहा हूँ? द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body। किसी भी बॉडी में जितनी मैटर की क्वांटिटी होगी वही उसका मास होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, इस बुक में जितना ये मैटर लगा हुआ है, ये मैटर है जो, इस मैटर को ही अपन क्या कहते हैं? उसकी मास कहते हैं। अब आप जानते हो कि अगर ये बॉडी मास है तो मास से आपको बताओ, इस बुक में मुझे मास पता करने के लिए मुझे इसको मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए आपने देखा होगा जब मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं, सब दुकान वाले से कहते भैया 2 किलो चीनी दे दो। तो 2 किलो चीनी को तोलने के लिए वो क्या करता है बच्चों? एक तराजू लेता है, एक बैलेंस लेता है जिसे हम बोलते हैं बीम बैलेंस या फिर आर्म बैलेंस। तो सबसे पहली बात है कि इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई एक स्मॉल लेटर m से। ठीक है, ये कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज मेजर्ड बाई बीम बैलेंस और आर्म बैलेंस। इसको हम पान बैलेंस ही बोलते हैं, पान बैलेंस। ठीक है, या हम इसको बीम बैलेंस, पान बैलेंस और आर्म बैलेंस। जो देखो तराजू होता है उसे हम इन नामों से जानते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज में लाते हैं उसे हम बोलते हैं आर्म बैलेंस या फिर बीम बैलेंस। या तो आपको समझ में आ गई होगी भाई। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि मास क्या है? मास एक किसी भी बॉडी में जो भी मैटर की क्वांटिटी है वो उसका मास है। इस मार्कर में जो चीज़ लगी हुई इसका मास है। ठीक है, ये मेरा कैमरा है, इस कैमरे में जो भी क्वांटिटी मैटर की लगी, जो भी मैटर इसके अंदर लगा हुआ है वो सब मास है इसका। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम दुकान पे गए, हमने कहा 2 किलो चीनी दे दो। तो मैंने क्या दुकान वाले को ये बोला कि 2 किलो चीनी दे दो इस डायरेक्शन में, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, या ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने उसको। मतलब मुझे 2 किलो जो चीनी चाहिए या 2 किलो जो भी मुझे क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी चाहिए, उसके लिए मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्या उसे हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं? हाँ, उसे हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लिखेंगे कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, हमने क्या पता लग गया कि भाई किसी बॉडी में जो मैटर कंटेन करता है उसको मास कहते हैं। इसको बीम बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस से, बीम बैलेंस या आर्म बैलेंस से नापते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी, उसे स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो आप ध्यान से देखो कि अगर मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैं चाहे यहाँ रखूँ, चाहे उसको यहाँ से
10,000 किलोमीटर दूर ले जाके रखूँ, क्या इसका जो मैटर लगा इसमें कोई कमी आ जाएगी? कोई कमी नहीं आएगी। जितना मैटर यहाँ है उतना ही वहाँ रहेगा जाके। मैं इसको स्पेस में लेके जाऊँ, वहाँ भी उसका मैटर, ये मास उतना, ये मैटर उतना ही रहेगा। मैं इसको दूसरे प्लेनेट पे ले जाऊँ तब भी इसका मैटर उतना ही रहेगा। तो बच्चों जब मैटर में कुछ चेंज नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मास बच्चों कैसा है, हमेशा एक जैसा है हर जगह। मतलब मास इज सेम एवरीवेयर, मास इज सेम एवरीवेयर मीन्स मास इज एक कांस्टेंट क्वांटिटी, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जहाँ भी जाएंगे वहाँ मास कैसा रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है, किसी भी बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई इस मार्कर को कहीं ले जाओ आप, इसमें जो मैटर उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। जब उसमें चेंज आने वाला नहीं है इसका मतलब क्वांटिटी उतनी ही है। अगर उसकी क्वांटिटी उतनी ही है इसका मतलब इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मास में चेंज नहीं आएगा तो मास हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास कभी भी बदलेगा नहीं। अगर यहाँ 1 किलो है तो कहीं भी ले जाओ वो 1 किलो ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। एक और बात करते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। चीची कितना गंदा सर आपको जीरो बनाना नहीं आता है ना। किसी भी बॉडी का मास हमेशा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, कभी मास उसका जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई बॉडी है तो बॉडी में कुछ मैटर से बनी होगी, और मैटर है तो वो उसका मास है। अगर कोई बॉडी है तो वो किसी मैटर से बनी होगी, और मैटर है उसका मतलब उसके मास है, इसलिए मास किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई किसी भी बॉडी में जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इसको स्मॉल लेटर एम से डिनोट करते हैं। ये बीम बैलेंस या आर्म बैलेंस से मेजर किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन रूट नहीं है। मास हर जगह एक जैसा रहता है और इसके कांस्टेंट है हर जगह। कहीं भी ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, अदर प्लैनेट्स में ले जाओ, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और किसी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब मास के हम एक पार्टनर की बात करते हैं जिसका नाम है वेट। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम बात करते हैं बच्चों वेट की। अगर हम वेट की बात करें बच्चों तो वेट कहते हैं ना, इसका वेट कर लो, तो हमें लगता है कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट एक ही जैसी है क्या। इसको किलोग्राम बोल दिया तो इसकी यूनिट अगर सर किलोग्राम है, हाँ मैंने ये लिखा है नहीं आपको कि मास की इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम। इसको भी आप लिख लें केजी यानी किलोग्राम, ठीक है। ये मास की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट उसमें ऐड कर लें आप। अब हम बात कर रहे थे वेट की, आप इसको नोट कर लें। वेट क्या है? तो लोग कहते हैं सर वेट किया, सर कितना वेट है इसका? 5 किलोग्राम। एक्चुअली वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। आज हम बात जानेंगे वेट होता क्या है। तो देखो बच्चों वेट क्या है, आपको ये पता है कि हर ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास होता है, अर्थ उसको अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है कि उस बॉडी के पास मास हो। तो हम जानते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिसके पास मास हो। और तो वेट क्या है बच्चों? वेट क्या है बच्चों? उस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वही उस बॉडी का वेट है। कुछ समझ में नहीं आया सर? मतलब वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या है? एक फोर्स है। वेट भी एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? ये वो फोर्स है जो अर्थ अट्रैक्ट करने के लिए लगाती है किसी ऑब्जेक्ट को। किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जब अर्थ कोई फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। तो हमने वेट की डेफिनेशन क्या लिखी बच्चों? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined
as weight of an object is defined as force weight is defined as force with which it attracted towards अर्थ। क्या था मैंने बच्चों कि वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि वो फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वही उस बॉडी का वेट है। मतलब मैं यूँ कहूँ कि अगर मैं फोर्स इतना अर्थ लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, वही उसका वेट है। तो वेट और मास दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? वी नो डेट फोर्स exerted by earth on an object of mass m क्या होता है बच्चों? F इक्वल टू mg। आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से बच्चों F बराबर m होता है, तो हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि यहां पर g क्या है? एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन? जो अर्थ की वजह से लग रहा है। तो g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू mg। और मैंने क्या कहा? ये जो फोर्स लगाया ना, उस अर्थ ने जो फोर्स लगाया, यही फोर्स क्या है बच्चों? वेट। यानी जिस बॉडी का मास m है उस बॉडी पर जितना अर्थ फोर्स लगा रही है वही उसका वेट है। तो मैं लिखूंगा दिस फोर्स विल बी वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो W इज व्हाट? वेट। कैपिटल W से इसको नोट करते हैं हम, W इक्वल टू mg। क्लियर है बात? तो वेट और फोर्स देखो एक ही बात है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वेट इज ए क्वांटिटी विच इज जस्ट बिहेव्स एज ए फोर्स। मतलब एकदम फोर्स की तरह यही है, और यूँ कहें कि फोर्स ही है। पर ये कौन सा फोर्स है? जिस फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, फोर्स और वेट जब बराबर है, मैंने कहा कि ये वही फोर्स है जो अर्थ अट्रैक्ट करती है। अगर ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? न्यूटन। तो हम लिखेंगे द ऐसा यूनिट वेट इज न्यूटन। ठीक है, इसको हम किलोग्राम वेट भी बोलते हैं। ठीक है, वेट इज न्यूटन। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? न्यूटन। कोई डाउट? अच्छा, अगर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? आपको पता है फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैं लिख देता हूं वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन कैसे पता लगती है हमको? आपको पता है जब कोई चीज़ अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो अपने सेंटर की तरफ खींचती है और सेंटर तरफ अट्रैक्ट करती है अपने। तो जब सेंटर तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है ना सेंटर की तरफ, तो वो तो डायरेक्शन होगी उसकी। और जिस मास के साथ नीचे आ रही है, जिस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स वाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। या हम ऐसे मान लें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक फोर्स है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारा वेट। अच्छा, और हम बात करें इसके बारे में, और क्या बात करें, इसको कैसे मेजर करते हैं? तो मैं लिखता हूं यहां पर इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर करते हैं?
स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो आपने क्या सीखा कि वेट एक टाइप का फोर्स है जिससे अर्थ, वही फोर्स जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं और इसके क्वालिटीज़ के बारे में। तो क्या है इसकी और क्वालिटीज़ कि भैया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, मास हमको पता है, मास तो देखो हर जगह कांस्टेंट था, क्या वेट भी हर जगह कांस्टेंट होगा? ना, बिल्कुल नहीं, वेट कांस्टेंट नहीं हो सकता। देखो मास का है फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने पे डिपेंड करती है। जितना हमारे अंदर मैटर है हम भाई उतने ही हैं। मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, पर वेट डिपेंड कर रहा है। देखो हम जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या है, W = mg। मतलब वेट या तो मास पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। अब मास तो हो गया देखो कांस्टेंट, किसी एक बॉडी को ले लो, उसको कहीं लेके जाओ, मास तो हो गया कांस्टेंट। क्या जी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है? तो आपको पढ़ा है आपने, वीडियो नंबर शायद 3 में मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जी में डिफरेंस होता है, पोल्स पे ज़्यादा होता है ना, नीचे आते कम होता है, ठीक है। सरफेस पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ऊपर जाने पे घटता है, नीचे जाने अर्थ के सेंटर की तरफ जाने पर भी घटता है। अगर जी की वैल्यू अलग है तो कहीं ना कहीं अगर मान लो यहाँ जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगा। मान लो मास किसी बॉडी का 2 है, अगर ये मान लो 10 है पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन अगर मास 2 ही और जी की वैल्यू मान लो कम होके कम रह गया, मान लो जी की वैल्यू मान लो 9 रह गई, तो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो देखो फर्क पड़ा ना, यानी वेट डिपेंड करता है जी पर। तो मैं अगर ये बात कहूँ कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, weight of an object can change if value of g will change, g will change, ठीक है। अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो weight is variable, weight कैसा है, वेरिएबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से वेट कैसा है बच्चों, वेरिएबल है, ये हर जगह बदल जाता है, जी बदलेगा ये बदल जाएगा। लेकिन एक ही जगह पर, तो मैं अगर बात करूं एक ही जगह पर, एट सेम प्लेस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्यों? क्योंकि जी इज कांस्टेंट एट सिंगल प्लेस। क्या बताया मैंने इसका मतलब कि देखो अगर एक ही जगह पर हैं हम, तो एक ही जगह पर रहेंगे तो आपको पता है W = mg, जी की वैल्यू कांस्टेंट। अब जी कांस्टेंट, तो जैसे जैसे अब जी तो कांस्टेंट हो गया, मान लो जब जी कांस्टेंट है तो जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। तो अगर मान लो मास पहले 2 किलोग्राम था तो इसका वेट कितना हो गया, 2g, 3 हो गया तो 3g, 4 हो गया तो 4g, मतलब मास पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि एक जगह की बात करें तो वहाँ पर वेट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मास बढ़ाओगे वैसे वैसे वेट बढ़ेगा। लेकिन कब, किस कंडीशन में, जहाँ पर जी की वैल्यू कैसी हो, कांस्टेंट, उस कंडीशन में वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए वेट के, इन सबको आप नोट कर लें। और अब हम बात करते हैं बच्चों वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। क्योंकि हम जानते हैं मून का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ से कम होता है, तो वहाँ पर वेट भी अर्थ से कम होता है। तो आइए
देखते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। ऑन मून, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट होगा तो वो हमें पता लगता है। तो हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें हमें पता है कि जो मास अर्थ पे है वही मास मून पे होगा, लेकिन वेट दोनों जगह डिफरेंट होगा। मास तो सेम रहेगा पर वेट जो है वो दोनों जगह डिफरेंट होगा, क्योंकि वेट जो अर्थ पर है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मून, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मून के एक्सीलरेशन से 6 टाइम्स ज़्यादा है। या मैं यूँ कह दूँ कि मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से 1/6 है। कैसे करेंगे हम इसको, देखो आप, हम जानते हैं कि लेट ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी ले ली जिसका मास m है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मास बाई अर्थ कितना होगा बच्चों, F इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ mm बटे RE², ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू GMEM बटे RE²। क्या था, कोई डाउट है भाई? फोर्स ही तो वेट होता है, ये तो बताया मैंने आपको, फोर्स ही तो वेट होता है, तो वो वेट ही क्या है, फोर्स है। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मास बाई मून, भाई मून कितना मास लगाएगा, तो मून कितना फोर्स लगाएगा, तो F या फोर्स बाई मून कितना हो जाएगा बच्चों, ये अर्थ का था, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा GMM इंटू M, ये M का मतलब क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मून बटे R रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं इसको अगर वेट के टर्म में लिखूंगा तो उसको ऐसे लिख दूंगा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन RM का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दूं तो आप देखो क्या मिलेगा, इसके अपॉन यह जाएगा वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ इक्वल टू अपॉन वेट ऑन मून इक्वल टू GMEM बटे RE² अपॉन GMM बटे RM²। और आप जानते हो ये M से M कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा ME, ये जाएगा ऊपर इंटू RM का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ मून इंटू ये यहाँ जाएगा इंटू RE का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर मुझे इन सब की वैल्यू पता हो तो मैं यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो वैल्यू हम बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, मैं आगे लिखता हूँ इसको। हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चों, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इक्वल टू ME अपॉन RM²। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, मास ऑन अर्थ कितना है बच्चों 5.98, ये मास होता है अर्थ का, इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। अब हमें क्या लेना, रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून होता है बच्चों 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर भी है ना यहाँ पे, हाँ स्क्वायर 10⁻6। अब देखो क्या चाहिए हमें, मास ऑन मून चाहिए, तो ये होता है बच्चों हमारा 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.74 था, इसका कितना होता है बच्चों 5.37
इंटू 10⁻6 का स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। भाई ये r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, सॉरी रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे 5.98 अपॉन 7.36 इंटू 10⁻²। कैसे आया, समझ में आया आपको? इसके अपॉन ये इंटू, देखो ये ऊपर जाएगा, ये माइनस की पावर हो जाएगी ऊपर जाकर, पावर अगर ये माइनस की हो जाएगी 24 - 2 यानी 2 बचेगी, इंटू 1.74 अपॉन 5.37, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायर, इंटू कुछ नहीं, अरे भाई ये इसको कैंसिल कर देगा, 10⁶ का स्क्वायर अपॉन 10⁶ का स्क्वायर, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब बच हमारे पास ये, तो ये हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून। ये हमें जो अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी लगभग 1/0.165, ये वैल्यू लगभग हमको मिलेगी। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ अर्थ ऑन वेट ऑफ मून। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितने बार जाएगा ये, 1 2 3 0 आएंगे, 0.165 आया तो 1 2 3, हाँ, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 6 बार जाएगा, अप्रॉक्स 6 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ अर्थ इज अपॉन वेट ऑन मून इक्वल टू 6। तुम लिखेंगे वेट ऑन मून या अर्थ इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑफ मून, या मैं लिख दूँ वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ये एक रिलेशन मिल गया हमको। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि अर्थ पर 6 गुना ज़्यादा वेट होता है मून के कंपेरिजन में, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकल चीज़ है, आराम से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये हमें मिल गया कैसे वेट जो मून पर है वो 6 गुना कम होता है किससे, अर्थ से। तो हमने यहाँ सीखा कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर लिखने को आपको पूछता है तो आप सिंपल से लिख सकते हैं कि मास क्वांटिटी होती है किसी मैटर की, ठीक है, जो भी क्वांटिटी मैटर की कंटेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जबकि वेट क्या है, एक फोर्स होता है जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास की यूनिट किलोग्राम है, वेट की यूनिट न्यूटन है, ठीक है। मास किसी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, पर वेट किसी बॉडी का 0 हो सकता है। कब हो सकता है, जहाँ पर जी की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, 0। हम जानते हैं अगर मान लो वेट किसी इक्वल टू mg, तो वेट किसी का 0 करना है तो मास क्या 0 हो जाए, 0। अर्थ के सेंटर पे किसी को ले जाके चीज़ तो लो, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे जी कितना होता है, 0, तो ये आंसर में कितना जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो इसलिए वेट 0 हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सकता है आपको पूछ ले मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये वेट जो उनकी क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।